नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर नेशनल लेवल पर देखा जाए या इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो कई ऐसी तब्दीलियाँ वक़्फ़ पज़ीर हो रही हैं, जिसके नतीजे में आप देखेंगे कि इंसानियत पर बहुत ज़्यादा असरात मुरतब होते हैं। तो बहरहाल हम आपको लिए चलते हैं इसराइल, और आप इसराइल में आप देखेंगे कि किस तरह इसराइल ने फ़लस्तीनियों पर दरिंदगी का मुज़ाहरा किया था और उनका कत्लेआम किया था। उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि अब भी वो सुधरने वाला नहीं है। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने वाज़ेह तौर पर कहा है, यानी अपनी फ़ौज को हुक्म दिया है कि वो गज़ा में हमास की जो सुरंगें हैं उसे पूरी तरह तबाह कर दें, क्योंकि हमास फिर एक मरतबा इसराइल पर हमले की कोशिश कर रहा है। हालांकि हमास ने वाज़ेह किया है कि वो अब अमरीकी जो माहिदा हुआ है अमरीका के साथ और यानी दूसरे अरब ममालिक की सालिसी के बायस उस पर कायम रहेगा, लेकिन इसराइल का कहना है कि वो सुरंगों को तबाह करेगा, यानी एक नई बेचैनी मशरिक़ वस्ता में पैदा करने की इसराइल कोशिश कर रहा है। इसी दौरान जो ब्रेकिंग न्यूज़ आई है वो मैं समझता हूँ कि एक काबिल इबरत है, यानी ताज़ियान इबरत है उन लोगों के लिए जो जंगी जराइम का इर्तिकाब करते हैं। नेतन्याहू के बारे में आपको बिला किसी झिझक के हम बता सकते हैं कि वो जंगी मुजरिम है, और जंगी मुजरिम इसलिए है कि ये मैंने जंगी मुजरिम करार नहीं दिया है, बल्कि आप देखेंगे कि आलमी अदालत इंसाफ ने भी कहा है कि इसराइल जंगी जराइम का इर्तिकाब किया है। और ये किसकी निगरानी में किया है आप अच्छी तरह जानते हैं, यानी नेतन्याहू की निगरानी में ये जंगी जराइम का इर्तिकाब हुआ है, उसी की क़यादत में जंगी जराइम का इर्तिकाब हुआ है। तो बहरहाल अब खबर आई है कि तुर्किया ने, यानी तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने न सिर्फ नेतन्याहू बल्कि इसराइल के मजीद 36 आला फौजी अहदेदारों के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया है। ये बहुत अच्छी बात है। ये अलग बात है कि उनकी गिरफ्तारी तो अमल में नहीं आएगी और ये एक बहुत बड़ा सिफारती बहरान पैदा कर सकता है। उसके बावजूद भी तुर्किया ने अखलाकी इक़दार का मुजाहरा करते हुए ये काम कर दिया है कि जंगी जो मुजरिमीन हैं उनके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी किया है। आप नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि 4 नवंबर को अमेरिका के बहुत ही अहम शहर न्यूयॉर्क के मेयर का इंतखाब हुआ, और उसमें आपने देखा कि हिंदुस्तानी निज़ाद ममदानी ने शानदार कामयाबी हासिल की। सिर्फ 34 साल की उम्र में उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया। ट्रंप से लेकर आप देखेंगे एलन मस्क को भी उन्होंने शिकस्त फाश दी। और आपको ये भी बता दें कि एलन मस्क ने बार बार अपील की थी कि ममदानी को मेयर मुंतखब ना किया जाए, और फिर ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि अगर ममदानी ट्रंप मुंतखब होते हैं तो फिर वो न्यूयॉर्क के लिए फंड्स जारी नहीं करेंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि रजब तैयब एर्दोगान की जो खबर है उसके साथ साथ ममदानी की खबर मैं क्यों सुना रहा हूँ, तो आपको ये बताना ज़रूरी है कि ममदानी ने भी अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान वाज़ेह तौर पर कहा था कि अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क का दौरा करते हैं तो मैं उन्हें गिरफ्तार करवा लूँगा अगर मैं मेयर मुंतखब होता हूँ। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि एक 34 साल नौजवान ने बबांग दहली ऐलान कर दिया था कि नेतन्याहू को वो गिरफ्तार करेंगे, और वो किसी अरब मुल्क के या किसी मुस्लिम मुल्क के नहीं थे, बल्कि अमेरिका के एक बड़े शहर का मेयर का इंतखाब लड़ रहे थे। लेकिन उन्होंने जुर्रत व हिम्मत का मुजाहरा किया और न सिर्फ ट्रंप को चैलेंज किया, एलन मस्क को चैलेंज किया, बल्कि नेतन्याहू और सारी मोसाद को भी चैलेंज कर दिया था कि अगर वो मेयर मुंतखब होते हैं और नेतन्याहू अमेरिका का दौरा करते हैं यानी न्यूयॉर्क पहुंचते हैं तो वो पुलिस के जरिए उन्हें गिरफ्तार करवाएंगे। तो पहली मरतबा नेतन्याहू को गिरफ्तार करने का बबांग दहल जिसने दावा किया वो ममदानी थे। फिर उसके बाद अब तुर्किया ने भी उन्हीं की तकलीद करते हुए नेतन्याहू और दीगर 36 आला फौजी अहदेदारों के खिलाफ और आला इसराइली अहदेदारों के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। ये बहुत बड़ी तब्दीली है, और जहाँ तक इसराइल का सवाल है अब भी उसकी दरिंदगी का सिलसिला जारी है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में जब ये हमास की सुरंगें तबाह करेंगे उस वक्त क्या होगा। वैसे भी एक और खबर आई है ब्रेकिंग न्यूज़ कि हमास ने एक और इसराइली यरगमाली की लाश वापस कर दी है। वैसे भी नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि क़तर है, अमेरिका है और मिस्र की सालिसी से ये माहिदा तय पाया था, यानी जंगबंदी का। अब देखना यह है कि जंगबंदी के बाद भी इसराइल ने जंगबंदी की कम अज़ कम 125 खिलाफ वर्जियाँ करते हुए, यानी खिलाफ वर्जियों का इर्तिकाब करते हुए 260 के करीब फ़लस्तीनियों को शहीद किया था। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि किस अंदाज में इसराइल तबाही व बर्बादी मचा रहा है और आलमी ताकतें खामोशी इख्तियार किए हुए हैं।
لیکن ایک اور خبر آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی انٹرنیشنل ہے، یعنی قومی بین الاقوامی سطح کی خبر ہے، اور اس خبر کا تعلق ایران سے ہے۔ ایران کے بارے میں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کس طرح امریکہ نے ایران کے جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا، اسے تباہ و تاراج کرنے کا دعویٰ کیا، لیکن اب ایران کے لیے ایک نیا بحران پیدا ہوا ہے، خاص طور پر دارالحکومت تہران میں۔ دارالحکومت تہران کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہاں صدر مسعود پزشکیان نے واضح کر دیا ہے کہ ہمیں اس آبی بحران کا سامنا کرنا پڑے گا، ورنہ اندرون 2 ہفتے تہران کو خالی کرنا پڑے گا، کیونکہ اب وہاں پر جو پانی ہے، پینے کا پانی، وہ صرف 2 ہفتے کا باقی رہ گیا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو خشک سالی ہے، یہ صدی کی سب سے بھیانک خشک سالی وہاں پر آئی ہوئی ہے۔ تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کیا جاتا ہے، مسعود پزشکیان کی حکومت کیا کرتی ہے، اور وہ بھی دارالحکومت تہران میں اگر اس طرح کا بحران پیدا ہوتا ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے، نہ صرف ایرانیوں کے لیے بلکہ اطراف و اکناف رہنے والوں کے لیے بھی، کہ خشک سالی کا شکار اگر ایران کے تہران جیسا شہر ہوتا ہے تو پھر دوسرے ممالک کا کیا ہوگا۔ ناظرین، ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ہم جوبلی ہلز، یعنی حیدرآباد کے ضمنی انتخابات جو ہو رہے ہیں جوبلی ہلز حلقے کے، وہاں لیے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح وہاں پر کانگریس اور BRS کے درمیان ٹکر کا مقابلہ ہے، الزامات و جوابی الزامات کا سلسلہ جاری ہے، اور آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ ایسے میں کانگریسی قائدین گھر گھر پہنچ رہے ہیں، اور کئی ڈویژنز کو کانگریسی وزراء نے، یعنی ریونت ریڈی کیبنٹ میں شامل جو وزراء ہے انہوں نے کور کر لیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جیت کس کی ہوتی ہے، ہار کس کی ہوتی ہے۔ ویسے بھی 11 نومبر کو یہ رائے دہی ہوگی اور 14 نومبر کو نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال بہت دلچسپ مقابلہ ہے، لیکن آپ کو بتا دوں کہ 4 لاکھ سے زائد ووٹرز ہیں، اور 4 لاکھ سے زائد ووٹرز میں 1,12,000 ووٹرز بتائے جاتے ہیں مسلم، اور مسلم جو رائے دہندے ہیں وہ اس میں کنگ میکر کا کردار ادا کریں گے۔ ویسے بھی آپ اندازہ کیجئے کہ کوئی بھی پارٹی ہو مسلم مفادات کو اہمیت نہیں دیتی، اور مسلمانوں کی بھی بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے کہ کس کے حق میں ووٹ دیا جائے، کس کے حق میں ووٹ نہ دیا جائے۔ ویسے بھی کانگریس ہو یا BRS ہو تو اس کے تمام مسلم قائدین یعنی بہت زیادہ سرگرم ہو گئے ہیں، اور دوسری طرف اس بات کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ BRS کے جو قائدین ہیں ان کے گھروں پر دھاوے بھی کیے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دھاوے، یہ جو کاروائیاں ہو رہی ہے، کیا وہ کانگریس کو کامیابی دلا سکتی ہیں، یہ ایک اہم سوال ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ریونت ریڈی نے وہاں روڈ شوز بھی کیے ہیں، اور پھر وہ روڈ شوز بھی کرنے والے ہیں، اور اپنے آپ کو پوری طرح انہوں نے جوبلی ہلز تک محدود بھی کر دیا ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ لیکن اب عوام کیا کرتی ہے، یہ سب سے اہم بات ہوتی ہے، کیونکہ جمہوریت میں عوام کا اہم کردار ہوتا ہے۔ بہرحال ناظرین، ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح بہار میں برا حال ہو رہا ہے جمہوریت کا، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہار میں جو 64% سے زائد رائے دہی کا اوسط تھا پہلے مرحلے میں، وہ بھی غیر معمولی رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ عوام جو نتیش کمار حکومت سے، یعنی BJP اور JDU کی جو متحدہ حکومت ہے اس سے بیزار ہو گئے ہیں۔ تقریباً 20 سال سے نتیش کمار عہدے چیف منسٹری پر فائز ہیں۔ ایسے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عوام تبدیلی کی لہر دیکھ رہے ہیں، اور لیکن راہل گاندھی کہتے ہیں کہ وہاں پر پہلے مرحلے کی رائے دہی کے دوران بھی ووٹ چوری کی گئی ہے۔ اس سے ایک دن پہلے راہل گاندھی نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اندرا بھون میں یہ الزام عائد کیا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر اور دیگر 2 الیکشن کمشنران اور حکومت، یعنی BJP حکومت کے ساز باز کے نتیجے میں وہاں پر یعنی ہریانہ میں سرکار چوری کی گئی تھی اور بہار میں ووٹ چوری کی جا رہی ہے۔ تو بہرحال راہل گاندھی یہ الزام عائد کرتے ہیں، اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ BJP کے جو قائدین ہیں وہ عجیب و غریب باتیں کرنے لگتے ہیں، اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن راہل گاندھی جس طرح کے دلائل کے ساتھ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ووٹ چوری کی گئی ہے، سرکار چوری کی گئی ہے، یعنی گورنمنٹ چرائی گئی ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی باتوں میں سچائی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب چیف الیکشن کمشنر کو یہ باتیں پہنچتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ حلف نامہ داخل کریں۔ تو بہرحال ناظرین، آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان میں جمہوریت کا کیا حال ہو رہا ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ عوام میں شعور تو بیدار ہو رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے، کون مذہبی خطوط پر لوگوں کو تقسیم کر رہا ہے، اور کون توجہ ہٹا کر عوام کی اہم مسائل سے توجہ ہٹا کر غیر ضروری مسائل میں انہیں الجھا رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ مہاراشٹرا میں BMC یعنی ممبئی بلدیہ کے انتخابات ہونے والے ہیں، لیکن آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ کئی
बरसों से सिर्फ इसलिए वहाँ पर इंतखाबात नहीं करवाए गए क्योंकि एनडीए को, बीजेपी को, मोदी को, अमित शाह को ये डर है कि कहीं मुंबई का जो मेयर का ओहदा है, बावखार ओहदा है, वो महाविकास अखाड़ी यानी अपोजिशन के हक में ना चले जाए। तो बहरहाल अब तो इंतखाबा होने हैं, लेकिन एक बात ज़रूर है कि वहाँ पर भी फिरका परस्ती का कार्ड खेला जा रहा है। जैसे ही आपने देखा कि ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब हुए और अब पहले ही लंदन के जो मेयर है सादिक खान, उनके भी काफ़ी चर्चे हैं। तो बहरहाल अब बीजेपी और एनडीए वाले कहने लगे हैं कि मुंबई का मेयर किसी खान को नहीं बनाएंगे या बनने नहीं देंगे। वैसे भी आप अंदाज़ा कीजिए कि या खान हो या मुसलमान हो, अगर हिंदुस्तानी हो तो वो किसी भी शहर का मेयर बन सकता है, यहाँ तक कि ओहदे वज़ारत उज़्मा और सदर जमहूरिया के ओहदे पर भी फायज हो सकता है। इंडियननेस होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए, हिंदुस्तानी शहरी होना चाहिए। ये जो फिरका परस्ती के दरिंदे जो है फिरका परस्ताना रिमार्क्स कर रहे हैं, उनका नोट अदालतों को लेना चाहिए, निफाज कानून की एजेंसियों को लेना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं। हैदराबाद में आप देखेंगे कि आबादी में बेतहाशा इजाफा होता जा रहा है और ऐसे में आपने ये भी देखा होगा कि सड़क हादसात के वाक़यात भी पेश आ रहे हैं। आखिर ये वाक़यात क्यों पेश आ रहे हैं, ये भी एक ऐसा सवाल है जिस तरह दिल्ली के मकीनों के लिए वहाँ की आलूदगी का सवाल एक अहम सवाल बन गया है। और हैदराबाद में आप देखेंगे ट्रैफिक का जो सवाल है वो भी बहुत अहमियत रखता है। तो बहरहाल हैदराबाद के इस ट्रैफिक का जो राज है वो ये है कि हैदराबाद हिंदुस्तान का दिल है। और हैदराबाद के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि ये एक मिनी हिंदुस्तान है, यानी छोटा हिंदुस्तान है, और इस छोटे हिंदुस्तान में जो कोई आता है यहीं पर बस के रह जाता है। तो बहरहाल हैदराबादियों के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत मुरवत करते हैं, मोहब्बत करते हैं और किसी को भी अपने यानी शहर का मेहमान बनने, न सिर्फ मेहमान बनने बल्कि उसका मकीन बनने की भी इजाज़त देते हैं। जबकि महाराष्ट्र में आप देखिए कि वहाँ पर गैर मराठा अगर पहुँचता है तो वहाँ के हालात ख़राब हो जाते हैं। इसी तरह दूसरी रियासतों में भी ऐसा होता है। लेकिन हैदराबाद, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि हिंदुस्तान का दिल है और यहाँ पर एक ये छोटा हिंदुस्तान है, यहाँ पर हर रियासत का जो लोग हैं वो आपको मिलेंगे, यहाँ पर तिजारत करते हुए दिखाई देंगे, यहाँ पर कारोबार करते हुए दिखाई देंगे, या रोज़गार हासिल करते हुए दिखाई देंगे, या तालीम हासिल करते हुए भी नज़र आएंगे। लेकिन असल जो मुद्दा है वो ये है कि ट्रैफिक में इजाफा क्यों हो रहा है, ट्रैफिक हादसात क्यों हो रहे हैं। वैसे भी एक बात ज़रूर है, हैदराबादियों को ये समझाना ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को ज़रूर समझाएं कि जब वो गाड़ी चलाएं तो बड़ी एहतियात से गाड़ी चलाएं, और उन्हें पता होना चाहिए कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती, और ज़िंदगी बहुत अहम होती है। और कुदरत ने आपको दुनिया में भेजा है इसलिए कि कोई अच्छा काम कर आएँ। लेकिन अगर आप इस तरह यानी गाड़ी चलाते हैं, हार्श ड्राइविंग करते हैं या नशे में गाड़ी चलाते हैं, तो ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। अब आपने देखा कि किस तरह हालिया अरसे के दौरान शहर में एक नौजवान ने, जिसकी उम्र सिर्फ 34 साल थी, उसको ड्रंक ड्राइविंग की पादाश में गिरफ्तार किया जाता है और सुबह वो पुलिस स्टेशन के बाहर ही खुदसोजी कर लेता है, यानी अपने आप पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा लेता है। आपने देखा कि इस वाक़े को ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई है, हालांकि इस वाक़े को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जानी चाहिए थी और ये पुलिस से भी सवाल किया जाना चाहिए था कि आखिर वो बार बार जुर्माने वसूल क्यों कर रही है। अब अंदाज़ा कीजिए कि शहर के किसी भी सड़क पर चले जाइए, किसी भी मोड़ पर जाइए, तो वहाँ पर आपको पुलिस जो है वो जुर्माने वसूल करते हुए नजर आएगी। तो अगर इस तरह आवाम में बेचैनी फैल जाए, इस तरह नौजवान खुदसोजी करने लगें, तो फिर जमहूरियत का और जो इदारों का क्या होगा ये आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। क्योंकि दुनिया में अक्सर इनकलाब जिस तरह आए हैं, बाहर अरब की अगर हम बात करते हैं तो ट्यूनिस में इसी तरह एक बंडी राह था जो मेवा फरोश था और वो मेवा फरोख्त कर रहा था। पुलिस यानी करप्टेड पुलिस वहाँ की वो भत्ता वसूल कर रही थी और एक लम्हा ऐसा भी आया, वो शख्स अपने आपे से बाहर हो गया, उसने अपने आप को आग लगा ली और फिर वो इस दुनिया से चल बसा। उसके बाद ट्यूनिस में इनकलाब आ गया और बरसों पुरानी हुकूमत को उखाड़ फेंक दिया गया। उसके बाद आप देखेंगे मिस्र तक और कई मुस्लिम ममालिक तक बाहर अरब फैल गया, लेकिन अमेरिका परेशान हो गया और उसने बाहर अरब पर ख़ाबो पाली। तो और मोहम्मद मुर्सी जो सदर बने थे मिस्र के, वो उसी बाहर अरब का नतीजा था। और उसके बाद अमेरिका ने देखा कि किस तरह हालात ख़राब हुए और फिर आपने देखा कि बाहर अरब को भी ख़त्म कर दिया। साथ ही जो
सदर थे मुर्सी, मोहम्मद मुर्सी, उनको भी शहीद कर दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि कोई बड़ी ताकतें हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, वो मुस्लिम ममालिक में जमहूरियत पसंद नहीं करता। और क्यों पसंद नहीं करता, ये एक सोचने वाली बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये जो चीज़ें होती हैं बहुत ही ख़तरनाक हो रही हैं। लेकिन एक सवाल जो राहुल गांधी ने सारे हिंदुस्तानियों से किया है कि वो ये है कि क्या आप जमहूरियत को तबाह व बर्बाद होता देखना चाहते हैं? क्या आप हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को तबाह व बर्बाद होना देखना चाहते हैं? क्या आप हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म को तबाही की राह पर गामजन देखना चाहते हैं? ये सवाल है। आप अंदाज़ा कीजिए कि हिंदुस्तान कोई मामूली मुल्क नहीं है, बल्कि आप को बता दूं कि एक अजीम शान मुल्क है, कदीम तहजीबों में शुमार होता है। और हिंदुस्तान ने न सिर्फ तहजीबी तौर पर बहुत ज़्यादा आगे था, बल्कि इल्मी तौर पर भी बहुत ज़्यादा आगे रहा करता था, और आज भी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि फ़िरका परस्ती ने इसको बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं, बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब उनका चेहरा अगर आपको देखना है, हकीकी चेहरा, तो आप इंतखाबी मुहिम में देख सकते हैं, इंतखाबी तकारीर में देख सकते हैं, और उनकी इश्तियाल अंगेज़ी को भी महसूस कर सकते हैं। हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो या बीजेपी के कायदीन हो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आप मीडिया की रिपोर्ट्स देख लीजिए, मीडिया अखबारात देख लीजिए, टीवी चैनल्स देख लीजिए। जो गोदी मीडिया ना हो तो फिर आप समझ जाएंगे कि हिंदुस्तान को तबाही व बर्बादी के दहाने पर कौन ढकेल रहा है। तो ऐसे जो हालात होते हैं, मैं समझता हूँ कि आज हिंदुस्तान को अगर बचाना है तो सबसे पहले दाखिली दुश्मन का मुकाबला करना होगा, यानी उसका बाइकाट करना होगा, उससे उसकी हौसला शक्नी करनी होगी, तब कहीं जाकर हिंदुस्तान फ़िरका परस्त दरिंदों से बचेगा। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान रूस से तेल खरीद रहा है, और इस सिलसिले में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कई मरतबा हिंदुस्तान को इंतबाह भी दिया कि आप रूस से तेल ना खरीदें। लेकिन अमेरिका ने जैसे ही डराया, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में ये कहा जा रहा है, कल ही ट्रंप ने ये इंकशाफ किया है कि उन्होंने जैसे ही हिंदुस्तान से कहा कि वो रूसी तेल ना खरीदें, अब हिंदुस्तान ने तकरीबन रूसी तेल खरीदना तकरीबन बंद कर दिया है, यानी रूसी तेल खरीदना तकरीबन बंद कर दिया है। और ऐसे में ट्रंप ने कई ममालिक को 1 साल की छूट दे रखी है कि वो रूसी तेल खरीद सकते हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि हिंदुस्तान से ही अमेरिका की दुश्मनी, हिंदुस्तान से ही ट्रंप की दुश्मनी क्यों है, ये सोचने वाली बात है। और अफसोस की बात यह है कि तारकिन वतन के बारे में भी जिस तरह का यानी बहुत ही ख़तरनाक रवैया, तौहीन आमेज़ रवैया ट्रंप ने हिंदुस्तानी तारकिन वतन यानी ये बहाना बनाते हुए कि वो गैर कानूनी तारकिन वतन है इख्तियार किया, वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए ताज़ियाने इबरत है। और अफसोस की बात यह है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तक उस बारे में अपना मुंह नहीं खोला। ट्रंप से ये नहीं कहा कि भैया आप इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हो, हिंदुस्तानियों को निशाना क्यों बना रहे हो। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दूसरे ममालिक, खासतौर पर कोलंबिया एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन उसने जिस अंदाज में ट्रंप को झड़क दिया था वो तारीख में सुनहरी अल्फाज में दर्ज होगा। और हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सर झुकाए, जिस तरह खामोशी से ट्रंप की बातें सुनी हैं, वो भी तारीख के सुनहरे नहीं बल्कि सियाह बाब में दर्ज किया जाएगा। तो बहरहाल हर मुल्क के शहरियों की अपनी एक इज़्ज़त नफ्स होती है, और की हिफाजत करना हुकूमत का फ़र्ज़ होता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हिंदुस्तानियों की इज़्ज़त नफ्स की क्या हिफाजत कर रहे हैं, उसका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, या फिर बकौल राहुल गांधी नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि ये सरेंडर मोदी है। तो क्या मोदी सरेंडर हो गए हैं अमेरिका को, ये सोचने वाली बात है। वैसे भी नाज़रीन, आप देखेंगे कि कई मरतबा ट्रंप से मुलाकात का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मौका मिला, और ये उन्होंने ये भी कहा है, खुद हमारी वज़ारत ख़ारजा ने बार बार कहा है कि ट्रंप से फ़ोन पर बात हुई है। तो क्या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ये फ़र्ज़ नहीं बनता था कि वो हिंदुस्तानियों के इज़्ज़त नफ्स के बारे में ट्रंप से बात करें और कहें कि ट्रंप बार बार जो बेदा मदाखलत कर रहे हैं और हिंदुस्तानी मफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ठीक बात नहीं है। लेकिन वज़ीर आज़म ने ऐसा नहीं किया। अब तो हाल ये है कि जिस आलमी सरबराही इजलास में या सरबराहान इजलास में ट्रंप जाते हैं, तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उसमें जाने से या शिरकत करने से गुरेज करते हैं। बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं और आपको ये बता दें कि जिस तरह बिहार में पहले मरहले के
तहत 121 असम्बली हलकों में राय दही का इनेकाद अमल में आया। उसमें आपको बताना ज़रूरी है कि ये कहा जा रहा है कि एक तरफ तो एनडीए दावा कर रही है कि हम जीत जाएंगे, लेकिन अवाम ये चाहती है कि तब्दीली आए, और तब्दीली उस वक्त आती है जब अवाम उठ खड़े होते हैं। तो बहरहाल अब देखना यह है कि 121 असम्बली हलकों में, जिसमें 3 करोड़ से ज़्यादा राय दहिंदे शाम यानी मुकीम हैं, उन्होंने क्या किया होगा ये तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि तेजस्वी यादव के बारे में ये कहा जा रहा है कि अवाम ने उन्हें बहैसियत चीफ मिनिस्टर कबूल करने का ऐलान किया है, क्योंकि वो नौजवान है। और अगर आप हमारे नीतीश कुमार की बात करते हैं तो नीतीश कुमार अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ी की तरफ जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता नहीं बल्कि तेज़ी से ज़ईफ़ी की तरफ जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का भी यही हाल है। आपने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किस तरह अपनी 75वीं सालगिरह मनाई, और उसके बाद उससे पहले आपको बता दूं कि आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने भी ये ऐलान किया था कि अगर आपको कोई शाल उड़ाई जाती है 75 साल के बाद, तो आपको ये समझना चाहिए कि आपको अपने घर वापस हो जाना चाहिए। लेकिन मोहन भागवत की बातों का असर ना वज़ीर-ए-आज़म पर हुआ, ना ही खुद मोहन भागवत अमली तौर पर अपने बयान पर कायम रहे, क्योंकि वो भी 75 साल के हो गए हैं। तो बहरहाल अब देखना यह है कि ये दो बूढ़े क्या करते हैं। क्या ये इक़्तिदार से चिपके रहते हैं, आरएसएस सरबराह संचालक बने रहते हैं और नरेंद्र मोदी वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से चिपके रहते हैं, ये भी एक सवाल है। लेकिन बीजेपी में ये सवाल करने की किसी में हिम्मत या जुर्रत नहीं है। तो बहरहाल इस तरह की जो खबरें हमने आपको सुनाई हैं, ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि जमहूरियत के लिए बिहार का मामला ख़ास तौर पर बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। अगर वहाँ पर हेरा फेरी की गई है, वोट चोरी की गई है, कुछ जैसा कि राहुल गांधी ने बताया है कि बीजेपी ज़ेर इक़्तिदार रियासतों से लोग, बीजेपी के हामी जो है वो बिहार पहुँचे और हक़ रायदही में हिस्सा लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि वोट चोरी हो रही है। क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों ने भी, महाराष्ट्र के सियासी कायदीन ने भी ये इल्ज़ाम आयद किया था कि इस तरह के वाक़यात पेश आए हैं। कम अज़ कम 25 से लेकर 40 लाख जो वोटर्स हैं उनके नाम शामिल किए गए फर्जी वोटर्स के, क्योंकि इनका दूसरी रियासतों से ताल्लुक़ था, आधार भी उनके पास मौजूद था। उन्होंने अपना यानी वोटर आईडी तब्दील करवाया, यानी उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, तो तमाम ने महाराष्ट्र में अपने नामों का इंदराज करवाया, राय दही में हिस्सा लिया। उसके बाद फिर वो कैंसिल करवाते हुए अपने अपने यानी रियासतों में उन्होंने बहैसियत वोटर अपने नामों का दोबारा इंदराज करवाया। तो इस तरह अगर बदगुमानी की जाती रहेगी, इस तरह अगर हालात ख़राब किए जाते रहेंगे, जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया जाता रहेगा, तो फिर हिंदुस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ है। नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं, और इस खबर का ताल्लुक़ आपको बता दूँ कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो झड़पें हो रही है तहरीक तालिबान पाकिस्तान को लेकर, तो उस सिलसिले में हालात कशीदा होते जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि इन हालात के कशीदा करने में क्या हमारे मुशीर कौमी सलामती अजीत दोवल की हिकमत अमली तो शामिल नहीं है, क्योंकि जो ये कहा जा रहा है कि क़तर में जो तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत हो रही थी, उसमें बार बार तालिबान का जो डेलीगेशन था उसे किसी से मशवरा लेना पड़ रहा था। तो बहरहाल वो बातचीत तो नाकाम रही है, और सरहद पर कशीदगी बहुत ज़्यादा या तनाव बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और तालिबान ये सुनने के लिए तैयार नहीं है तो सालिसी जो कर रहे हैं उन ममालिक की बातें। तो बहरहाल ये बातचीत फिल वक्त तातुल का शिकार हो गई है। अब देखना यह है कि किस तरह तालिबान और पाकिस्तान का मसला हल होता है, या फिर ये बहुत तनाव की तरफ आगे जाता है। वैसे भी अमेरिका इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि मुदाखलत करेगा, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि बगराम जो फ़िज़ाई अड्डा है, दुनिया का सबसे बड़ा फ़िज़ाई अड्डा है, अमेरिका उसे दोबारा हासिल करना चाहता है। और अमेरिका का मकसद ये है कि इसके ज़रिए वो चीन पर नज़र रखे, और ख़ुद पाकिस्तान भी इसके जद में आ सकता है, क्योंकि अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। तो बगराम एयरबेस को लेकर अमेरिका और तालिबान के दरमियान तनाव की कैफियत पाई जाती है, और हो सकता है कि हालिया अरसे के दौरान पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो
खुरबतें पैदा हुई है, बगराम एयर बेस भी उसकी एक वजह है। और पाकिस्तान फिल वक्त मजबूर है और हिंदुस्तान के खिलाफ उसे अमेरिका की मदद दरकार है। ऐसे में पाकिस्तान अमेरिका जो चाहेगा वो करता जाएगा। यानी हमेशा पाकिस्तान को अमेरिका ने इस्तेमाल किया और फिर फेंक दिया, और मैं ये नहीं बताऊंगा कि किस तरह इस्तेमाल किया, किस तरह फेंक दिया, लेकिन एक बात ज़रूर है कि इस मरतबा भी पाकिस्तान को अमेरिका इस्तेमाल करेगा और फेंक देगा उसी तरह जिस तरह माजी में उसने फेंका है। अब आपको ये बताना है कि अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं वो नहीं चाहते कि बगराम एयर बेस दिया जाए, और ये भी इतलात हैं कि हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के जो तैयारे सिकोही तैयारे हैं वो बगराम फ़ज़ाई अड्डे पर उतर चुके हैं। इस तरह की भी इतलात आ रही हैं, लेकिन सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं हुई। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।